नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी जे प्रक्रम और पोषण के ऊपर, और जे प्रक्रम और पोषण से रिलेटेड हम काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं और एक दो क्लास और होगी और इसके बाद हम इस टॉपिक को एंड करेंगे और जे प्रक्रम श्वसन के बारे में नेक्स्ट क्लासों में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। इससे पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पित्ताशय में पथरी होने पर किसका पाचन प्रभावित होता है। पित्ताशय में पथरी होने पर किसका पाचन प्रभावित होता है, यह हमें प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि ए ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन का, बी ऑप्शन दे रखा है वसा का, सी ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का और डी ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लिक अम्ल का। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। पित्ताशय में पथरी होने पर किसका पाचन प्रभावित होता है, किसका पाचन प्रभावित होता है। तो हम जानते हैं कि पित्ताशय में पथरी पित्त स्राव को बाधित करती है, जो वसा के पाचीकरण में सहायक होती है, इसलिए वसा पाचन प्रभावित होगा। तो वसा कहाँ दे रखा है, तो वसा हमें बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया पाचन क्यों प्रभावित होता है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि पित्ताशय में पथरी पित्त स्राव को बाधित करती है, जो वसा के पाचीकरण में सहायक होती है और यह वसा पाचन प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा वसा का पाचन प्रभावित होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि 10 दिन से अधिक उपवास करने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, बी ऑप्शन दे रखा है यकृत में ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है, सी ऑप्शन दे रखा है यकृत में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है और डी ऑप्शन दे रखा है यकृत में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 10 दिन से अधिक उपवास करने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि लंबे उपवास में यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। तो यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाने के कारण क्या होता है, तो ग्लाइकोजन भंडारण समाप्त हो जाता है। तो ग्लाइकोजन भंडारण समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है कि यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। तो यह हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। लंबे उपवास में यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है और कम होने के कारण ग्लाइकोजन भंडारण समाप्त हो जाता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या प्रभाव पड़ता है, तो यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाना यह प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 213 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से असुमेलित है। कौन सा एक कथन है जो असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, तो ये हमें बताना है। यहाँ पे हमें दे रखा है चीनी सुक्रोज, चीनी तो सुक्रोज, ये तो सही ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है स्टीविया द्राक्षा शर्करा, स्टीविया द्राक्षा शर्करा। तो स्टीविया तो ये द्राक्षा शर्करा ये दे रखा है, तो द्राक्षा शर्करा तो किस में पाई जाता है, ये तो अंगूर में पाया जाता है, स्टीविया में थोड़ी पाया जाता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा। और हमें क्या बोला गया, असुमेलित कथन का हमें चुनाव करना है। तो असुमेलित कौन सा है, बी ही असुमेलित है। बाकी दुग्ध शर्करा तो ये तो लैक्टोज में पाए जाते हैं और उपयुक्त सभी, तो इनमें से कौन सा कथन असुमेलित है, तो यहाँ पे बी कथन असुमेलित है, क्योंकि द्राक्षा शर्करा है वो तो अंगूर में पाई जाती है। द्राक्षा शर्करा किस में पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है। और स्टीविया तो एक प्राकृतिक स्वीटनर है और यह द्राक्षा शर्करा दे रखा है, इसलिए द्राक्षा शर्करा यह गलत हो जाएगा। और द्राक्षा शर्करा किस में पाया जाता है, तो द्राक्षा शर्करा अंगूर में पाया जाता है। यदि द्राक्षा शर्करा अंगूर दे रखा होता तब तो इसका ये सुमेलित हो जाता, लेकिन द्राक्षा शर्करा यहाँ पे अंगूर न देकर स्टीविया दे रखा है। और स्टीविया तो क्या होता है, स्टीविया एक प्राकृतिक स्वीटनर होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। और हमें गलत ही पूछा गया था कि कौन सा असुमेलित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन असुमेलित है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 214 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 214 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है हैंस ए क्रेब्स, बी ऑप्शन दे रखा है साइनस पॉलिन, सी ऑप्शन दे रखा है मेल्विन केल्विन और डी ऑप्शन दे रखा है पीटर मिचेल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया में नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। समझ में आ गया, कब जीता था, तो मेल्विन केल्विन ने 1961 में केल्विन चक्र की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था।
और केल्विन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज को बदलने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा केल्विन चक्र। केल्विन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। और यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा गया कि पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया में नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो मेल्विन केल्विन ने जीता। कब जीता, तो मेल्विन केल्विन ने 1961 में केल्विन चक्र की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, मेल्विन केल्विन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 215 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 215 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समझ में नहीं आता तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर लीजिए, तो मैं आपको समझा लूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, स्टार फिश तारा मछली किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टार फिश जो तारा मछली होती है वो किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम फास्फेट, बी ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम कार्बोनेट, और डी ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम सल्फेट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। स्टार मछली किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, तो किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया, क्योंकि स्टार फिश जो तारा मछली होती है वह कैल्शियम कार्बोनेट कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें 216 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि घास खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र में निम्न में से किस भाग को प्रथम आमाशय कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र में निम्न में से किस भाग को प्रथम आमाशय कहते हैं। क्या ग्रसिका को प्रथम आमाशय कहते हैं, रुमेन को प्रथम आमाशय कहते हैं, शुद्रांत्र को प्रथम आमाशय कहते हैं, या वृहदांत्र को प्रथम आमाशय कहते हैं। तो किसे प्रथम आमाशय कहते हैं, तो हम जानते हैं कि रुमेन को प्रथम आमाशय कहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं पिछली क्लासों में भी आपको बता चुका हूं कि रुमेन क्या होता है, ग्रसिका क्या होती है, शुद्रांत्र क्या होता है, वृहदांत्र क्या होता है, शुद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है, वृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है। इन सारे टॉपिकों के बारे में मैं पिछली क्लासों में चर्चा कर चुका। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देख ले और इसके बाद इन क्लासों को देखा करें, क्योंकि जब तक आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जो मैं डिटेल मैंने पहले बता दिए तो उसी डिटेल को मैं बार बार तो बता नहीं सकता। तो इसलिए आपको एक सीक्वेंस से क्लासों को देखना पड़ेगा, तभी आपको साइंस में एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए यदि आपने पिछले क्लासों को नहीं देखा है तो पिछली क्लासों को देख लेना। यहाँ पे हमें दे रखा था कि घास खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र में निम्न में से किस भाग को प्रथम आमाशय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि रुमेन को प्रथम आमाशय कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्यों रुमेन इसका क्यों राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रुमेन घास खाने वाले जंतुओं का प्रथम आमाशय होता है, और जहां सेलुलोज का किण्वन होता है और रुमेन में सहजीवी जीवाणु रहते हैं, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, रुमेन इसका राइट ऑप्शन होगा। और देखो, मनुष्य और पशुओं में भी मैंने आपको फर्क समझाया था कि जीवाणु किस में होते हैं, मनुष्य में होते हैं या फिर पशुओं में होते हैं। तो इसका पशु इसका राइट ऑप्शन था। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछली क्लासों में भी करवा चुका। तो समझ में आ गया रुमेन क्या है। तो रुमेन घास खाने वाले जंतुओं का प्रथम आमाशय है, और यहाँ सेलुलोज का किण्वन होता है और रुमेन में सहजीवी जीवाणु होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं 217 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 217 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत सेलुलोज का पाचन न करने वाले जंतुओं की अपेक्षा होती है। देखो, सेलुलोज का पाचन करने वाले जंतुओं की आंत सेलुलोज का पाचन न करने वाले जंतुओं की अपेक्षा होती है। कैसी होती है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बड़ी, बी ऑप्शन दे रखा है छोटी, सी ऑप्शन दे रखा है बराबर, और डी ऑप्शन दे रखा है अनुपस्थित होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत सेलुलोज का पाचन न करने वाले जंतुओं की अपेक्षा कैसी होती है, तो बड़ी होती है। क्यों होती है, तो हम जानते हैं कि सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत लंबी होती है ताकि किण्वन के लिए समय मिल सके। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बड़ी होती है। क्योंकि सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत सेलुलोज का पाचन न करने वाले जंतुओं की अपेक्षा बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत लंबी होती है ताकि किण्वन के लिए आसानी से समय मिल पाए। इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं
अवशोषण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया किस भाग में संपन्न होती है? अवशोषण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया किस भाग में संपन्न होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है आमाशय, बी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, सी ऑप्शन दे रखा है शुद्रांत्र और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? अवशोषण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया किस भाग में संपन्न होती है? तो यह शुद्रांत्र में संपन्न होती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन शुद्रांत्र इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुद्रांत्र में पोषक तत्वों का अवशोषण और स्वांगीकरण होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन शुद्रांत्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। और हमें सवाल भी ये दिए रखा था कि अवशोषण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया किस भाग में संपन्न होती है, तो अवशोषण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया शुद्रांत्र में संपन्न होती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 219 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 219 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक समझिए। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य की मुख गुहा में सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य की मुख गुहा में सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? देखो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि दूध के दांत कितने पाए जाते हैं, दूध के दांत कितने पाए जाते हैं, अस्थायी दांत कितने पाए जाते हैं, अस्थायी दांतों का दंत सूत्र कितना होता है, दूध के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उन क्लासों को देख लेना, वरना आप उन क्लासों को नहीं देख के डायरेक्ट इस क्लास को देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर जाओगे। तो इसलिए आपको उन क्लासों को देखना भी अति आवश्यक है। मनुष्य की मुख गुहा में सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कृंतक, बी ऑप्शन दे रखा है रदनक, सी ऑप्शन दे रखा है चार्वणक और डी ऑप्शन दे रखा है अग्रचर्वणक। तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं कृंतक दांतों की संख्या तो 8 होती है। कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। चार्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो चार्वणक दांतों की संख्या 12 होती है। मोलर दांत कितने होते हैं? तो मोलर दांत 12 होते हैं। और अग्रचर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अग्रचर्वणक दांतों की संख्या 8 होती है। और हमें क्या पूछा गया था, सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो चार्वणक दांत पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया, चार्वणक सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यदि पूछा होता कि मनुष्य की मुख गुहा में सबसे कम किस प्रकार के दांत पाए जाते, तब तो इसका रदनक इसका राइट आंसर होता, क्योंकि रदनक दांतों की संख्या 4 होती है, कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है, चार्वणक दांतों की संख्या 12 होती है और अग्रचर्वणक दांतों की संख्या 8 होती है। तो समझ में आ गया। देखो समान दांत, देखो कृंतक और अग्रचर्वणक, कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है और अग्रचर्वणक दांतों की संख्या 8 होती है। और रदनक दांतों की संख्या पूछे तो 4 होती है और चार्वणक दांतों की संख्या 12 होती है। तो हमें क्या पूछा गया था, हमें यहाँ पे पूछा गया था कि मनुष्य की मुख गुहा में सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो चार्वणक दांत पाए जाते हैं। चार्वणक दांत कितने पाए जाते हैं? तो 12 पाए जाते हैं। इसलिए सर्वाधिक संख्या पूछी गई थी, सर्वाधिक संख्या तो चार्वणक दांतों की है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 220 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि शुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य किसके द्वारा होता है? देखो शुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य किसके द्वारा होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है HCl द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है पित्त लवण द्वारा, सी ऑप्शन दे रखा है श्लेष्मा द्वारा और डी ऑप्शन दे रखा है दांत द्वारा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ये किसके द्वारा होता है, तोड़ने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो पित्त लवण द्वारा होता है। तो पित्त लवण कहाँ दे रखा है? या में बी ऑप्शन में दे रखा है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें क्वेश्चन दे रखा था कि शुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है और उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त लवण द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो हम जानते हैं कि पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ते हैं और छोटी गोलिकाओं में तोड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे HCl दे रखा है, देखो ए ऑप्शन हमें HCl दे रखा है। तो HCl तो किस में सहायक होता है? तो HCl तो प्रोटीन में सहायक होता है। श्लेष्मा किस में सहायक होता है? तो श्लेष्मा रक्षा करने में सहायक होता है। और दांत किस में सहायक होते हैं? तो दांत चबाने में सहायक होते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु को मुंह में डालते हैं तो दांत चबाने का कार्य करता है। HCl प्रोटीन का काम करता है और श्लेष्मा रक्षा करने का काम करता है। और तोड़ने का काम कौन करता है? तो पित्त लवण तोड़ने का काम करता है। पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है, जिसे हम आम भाषा में पायसीकरण भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पायसीकरण कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं 221 नंबर के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। 221 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए।
यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि शुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुलिनुमा प्रवर्त है जिन्हें दीर्घग्रेस कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घग्रेस कहते हैं। यहाँ सतही क्षेत्रफल को डैश डैश देते हैं। क्या देते हैं? देखो, क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को आप वापस रिपीट करके देख लेना, क्योंकि रिपीट करके देखने में ही ज़्यादा फायदा है, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि शुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुलिनुमा प्रवर्त होते हैं जिन्हें दीर्घ ग्रेस नहीं, दीर्घ रोम होगा। यहाँ पे दीर्घ रोम कहते हैं। यहाँ सतही क्षेत्रफल को डैश डैश देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है बढ़ा देते हैं, बी ऑप्शन दे रखा है कम कर देते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है शून्य कर देते हैं और डी ऑप्शन दे रखा है स्थिर कर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बढ़ा देते इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ा देते इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया और हमें यह समझ में भी आ गया कि शुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुलिनुमा प्रवर्त है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं और यहाँ सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि दीर्घरोम शुद्रांत्र की सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और जिससे अवशोषण बढ़ता है। तो अवशोषण बढ़ने के कारण यहाँ पे क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। यदि अवशोषण बढ़ता है तो क्या होगा? क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है आमाशय, बी ऑप्शन दे रखा है छोटी आंत, सी ऑप्शन दे रखा है बड़ी आंत और डी ऑप्शन दे रखा है मलाशय। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, इसलिए छोटी आंत, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आमाशय क्या करता है? तो आमाशय प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय क्या करता है? तो आमाशय प्रोटीन पाचन करने का काम करता है। बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत जल अवशोषण करने का काम करती है और मलाशय मल संग्रहण करने का काम करता है। तो समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। आमाशय क्या करता है? तो आमाशय प्रोटीन पाचन करने का काम करता है। आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, तो इसलिए आमाशय तो प्रोटीन पाचन करने का काम करता है। बड़ी आंत जल अवशोषण करती है और मलाशय मल को संग्रह करता है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 223 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 223 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस में मिश्रपोषी पोषण पाया जाता है? निम्न में से किस में मिश्रपोषी पोषण पाया जाता है? ये ऑप्शन हमें दे रखा है अमीबा, बी ऑप्शन दे रखा है युग्लिना, सी ऑप्शन दे रखा है केचुआ और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? निम्न में से किस में मिश्रपोषी पोषण पाया जाता है? किस में मिश्रपोषी पोषण पाया जाता है? तो युग्लिना में मिश्रपोषी पोषण पाया जाता है। तो युग्लिना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि युग्लिना क्या होता है? तो युग्लिना मिश्रपोषी होता है और इसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण और भोजन ग्रहण करता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? युग्लिना, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गया? निम्न में से किसमें मिश्रपोषी पोषण पाया जाता है? तो युग्लिना में मिश्रपोषी पोषण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण और भोजन ग्रहण दोनों करने का, मतलब स्वपोषी और विषमपोषी दोनों का काम करता है, इसलिए युग्लिना इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 224 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। 224 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि लैक्टोस बना होता है। लैक्टोस किससे बना होता है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज से बना होता है। बी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज से बना होता है। सी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज व गैलेक्टोज से बना होता है और डी ऑप्शन दे रखा है फ्रक्टोज से बना होता है। तो लैक्टोस बना होता है। लैक्टोस किससे बना होता है? तो हम जानते हैं कि लैक्टोस ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोस किससे बना होता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लैक्टोस बना होता है, किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोस बना होता है, क्योंकि लैक्टोस दुग्ध शर्करा होती है और यहाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है जिसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। और लैक्टेस एंजाइम को पचाने का काम करता है। लैक्टेस एंजाइम द्वारा पचता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसका राइट आंसर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोस बनाते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 225 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 225 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है स्टार्च, बी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोजन,
सी ऑप्शन दे रखा है फ्रक्टोज और डी ऑप्शन दे रखा है माल्टोज। तो मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? तो मानव शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो ग्लाइकोजन, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और पेशियों में संग्रहित रहता है, और यहाँ स्टार्च पादप यहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और पेशियों में संग्रहित रहता है। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें सवाल पूछा गया था कि मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और पेशियों में संग्रहित रहता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन दे रखा है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन दे रखा है टाइलिन और डी ऑप्शन दे रखा है पेप्सिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन है, वो पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन क्या है? तो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे कौन सा, देखो पाचक एंजाइम में ट्रिप्सिन आ जाता है, टाइलिन आ जाता है, पेप्सिन आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, ये पूछा गया है। तो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन क्या है? तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो HCl स्राव को उत्तेजित करने का काम करता है, इसलिए ये यहाँ पे ये एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि हमें ऑप्शन में सवाल में भी यही पूछा गया था कि कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो नहीं है पूछा गया, इसलिए गैस्ट्रिन इसका राइट ऑप्शन होगा। गैस्ट्रिन तो एक हार्मोन है, ये पाचक एंजाइम थोड़ी है। गैस्ट्रिन तो एक हार्मोन है, और ये किस में बनता है? तो गैस्ट्रिन आमाशय में बनता है, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? गैस्ट्रिन इसका राइट ऑप्शन है। यदि पूछा होता है कि निम्न में से कौन से पाचक एंजाइम है, तब तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है बोला गया, इसलिए गैस्ट्रिन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 227 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। 227 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन दे रखा है कि लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है टाइलिन, बी ऑप्शन दे रखा है लाइसोजाइम, सी ऑप्शन दे रखा है HCl और डी ऑप्शन दे रखा है पित्त लवण। तो कौन सा एंजाइम भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लार में जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उन्हें नष्ट करने का काम करता है, इसलिए लाइसोजाइम इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लार में जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उन्हें नष्ट करने का काम करता है, इसलिए लाइसोजाइम इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 228 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 228 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पादप कार्यकी का जनक किसे कहते हैं? पादप कार्यकी का जनक किसे कहते हैं? पादप कार्यकी का जनक किसे कहते हैं? तो स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहते हैं। तो स्टीफन हेल्स कहाँ दे रखा है, वही आप देख लो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो, हमने अभी प्रश्न आधा अधूरा पढ़ा है, हम पूरा पढ़ के देख लेते हैं। पादप कार्यकी का जनक किसे कहते हैं? जिसने यह बताया कि पादप अपना भोजन वायु और प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पौधों की पोषण प्रक्रिया का अध्ययन किया था, इसलिए स्टीफन हेल्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दे रखा है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले किससे संबंधित है? तो जोसेफ प्रिस्टले ये तो ऑक्सीजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? O2 से संबंधित है। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हिल क्या है? तो रॉबर्ट हिल यहाँ फोटोलिसिस से संबंधित है। फोटो हिल किससे संबंधित है? तो फोटो हिल नहीं, रॉबर्ट हिल फोटोलिसिस से संबंधित है। और जो हेच है वो कार्बन 4 चक्र से संबंधित होते हैं। हेच किससे संबंधित होते हैं? तो कार्बन 4 चक्र से संबंधित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाए कि कार्बन 4 चक्र से संबंधित कौन है, कौन से वैज्ञानिक है, तो इसका राइट आंसर होगा हेच। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि फोटोलिसिस से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है, फोटोलिसिस से हिल संबंधित है, रॉबर्ट हिल। और ऑक्सीजन प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले वो ऑक्सीजन से संबंधित है। और पादप कार्यकी का जनक किसे कहा जाता है? तो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा था पादप कार्यकी का जनक किसे कहते हैं? तो स्टीफन हेल्स को कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है।
अब आगे देखिए 229 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। 229 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण वर्णक सार्वत्रिक वर्णक है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण वर्णक सार्वत्रिक वर्णक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है क्लोरोफिल ए, बी ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफिल बी, सी ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफिल डी और डी ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफिल ई। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण वर्णक सार्वत्रिक वर्णक है। कौन सा सार्वत्रिक वर्णक है, तो क्लोरोफिल ए ये सार्वत्रिक वर्णक है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ए सभी प्रकाश संश्लेषित जीवों में पाया जाता है और इसलिए इसे सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। समझ में आ गया सार्वत्रिक वर्णक क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण वर्णक सार्वत्रिक वर्णक है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण वर्णक सार्वत्रिक वर्णक है, यह हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन है क्लोरोफिल ए। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ए सभी प्रकाश संश्लेषित जीवों में पाया जाता है और इसलिए इसे सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। इसलिए ए ऑप्शन क्लोरोफिल ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 230 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 230 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की किन अभिक्रियाओं को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की किन अभिक्रियाओं को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रकाशिक अभिक्रिया, बी ऑप्शन दे रखा है अप्रकाशिक अभिक्रिया, सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रकाश संश्लेषण की किन अभिक्रियाओं को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो किन अभिक्रियाओं को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं, तो अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैकमैन अभिक्रिया की बात की जा रही है। तो हम जानते हैं कि ब्लैकमैन अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है जो स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलती है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, अप्रकाशिक अभिक्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया अप्रकाशिक अभिक्रिया क्यों करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो ब्लैकमैन अभिक्रिया होती है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है और जो स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अप्रकाशिक चारण की खोज किसने की थी, तब इसका राइट आंसर होगा ब्लैकमैन ने अप्रकाशिक अभिक्रियाओं की खोज की थी। देखो प्रश्न से उत्तर बन सकता है तो उत्तर से प्रश्न भी बन सकता है। यदि देखो यहाँ पे ब्लैकमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया को कहते हैं। या आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की थी, तब इसका राइट आंसर होगा ब्लैकमैन ने। समझ में आ गया, हमने प्रश्न से उत्तर बना के देख लिया और उत्तर से प्रश्न बना के भी देख लिया। यहाँ पे ब्लैकमैन अभिक्रिया से संबंधित बात की जा रही थी, तब अप्रकाशिक अभिक्रिया इसका राइट आंसर होगा। और यदि आपको अप्रकाशिक अभिक्रिया पूछ लिया जाता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की थी या फिर अप्रकाशिक चारण की खोज किसने की थी, तब इसका राइट आंसर होगा ब्लैकमैन ने अप्रकाशिक चारण की खोज की थी। आगे हम बात करते हैं 231 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 231 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए और यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से जुड़ा कार्बन 4 चक्र का नाम है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से जुड़ा कार्बन 4 चक्र का नाम क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है केल्विन बेंसन चक्र, बी ऑप्शन दे रखा है हेज स्लेक चक्र, सी ऑप्शन दे रखा है कैसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र और यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से जुड़ा कार्बन 4 चक्र का नाम क्या है। तो कार्बन 4 चक्र को हम क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं कि कार्बन 4 चक्र को हेज स्लेक चक्र कहते हैं। तो हेज स्लेक चक्र कहाँ दे रखा है, यह हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन दे रखा था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से जुड़ा कार्बन 4 चक्र का नाम क्या है। तो कार्बन 4 चक्र का नाम हेज स्लेक चक्र है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन 4 चक्र को हेज स्लेक चक्र कहते हैं, जो कार्बन 4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को केंद्रित करने का काम करता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, हेज स्लेक चक्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। हेज स्लेक चक्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि आपको बात की जाए यहाँ पे तो कार्बन 4 की बात की जाए तो यहाँ पे हेज स्लेक चक्र इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका नाम क्या है, C4 का नाम तो हेज स्लेक चक्र है। यदि C3 की बात की जाती तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होता, C3 की बात की जाती तो केल्विन बेसिन इसका राइट ऑप्शन होता। क्या C3 चक्र का नाम क्या है, तो C3 चक्र का नाम केल्विन बेंसन है और C4 चक्र का नाम क्या है, तो हेज स्लेक चक्र है। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि यदि C3 के बारे में बात की जाती है, C3 चक्र का नाम क्या है, तो केल्विन बेंसन इसका राइट आंसर होगा। यदि C4 चक्र का क्या नाम है यह पूछ लिया जाता है
तो हेज स्लेक चक्र इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया। मैंने C3 के बारे में भी बता दिया और C4 के बारे में भी बता दिया। C3 पूछे तो केल्विन बेंसन राइट ऑप्शन होगा और C4 पूछे तो हेज स्लेक चक्र इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए 232 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 232 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि निम्न में से कहाँ पाचन क्रिया नहीं होती है। कहाँ पाचन क्रिया नहीं होती है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्रसनी, बी ऑप्शन दे रखा है मुख, सी ऑप्शन दे रखा है छोटी आंत और डी ऑप्शन दे रखा है आमाशय। तो निम्न में से कहाँ पाचन क्रिया नहीं होती है, कहाँ पाचन क्रिया नहीं होती है, तो हम जानते हैं कि ग्रसनी में पाचन क्रिया नहीं होती। ग्रसनी में पाचन क्रिया थोड़ी होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है। कई बार स्टूडेंट्स हाँ नहीं के बारे में ध्यान में नहीं रखते और ऑप्शन को गलत कर बैठते हैं। आपको यहाँ पे हाँ सही पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है या फिर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी नेगेटिव वे में देना होगा और यदि पॉजिटिव प्रश्न पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव वे में देना होगा। यहाँ पे नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हमें आंसर भी नेगेटिव वे में देना है। यहाँ पे हमें बोला गया था कि निम्न में से कहाँ पाचन क्रिया नहीं होती है, तो हम जानते हैं कि ग्रसनी में पाचन क्रिया नहीं होती है। तो ग्रसनी में क्या होता है, तो ग्रसनी में केवल भोजन और वायु का ग्रसनी क्या है, तो ग्रसनी केवल भोजन और वायु का मार्ग होती है और इसमें एंजाइम नहीं होते, इसलिए पाचन नहीं होता। एंजाइम नहीं होते इसलिए पाचन नहीं होता, यह केवल निगलने में सहायता करती है, इसलिए ग्रसनी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जबकि पाचन क्रिया होती किसमें होती है, मुख में भी होती है, छोटी आंत में भी होती है और आमाशय में भी होती है, जबकि ग्रसनी में पाचन क्रिया नहीं होती है। समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखिए। 233 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 233 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पे अग्नाशय इसका राइट अग्नाशय रस की प्रकृति होती है। यहाँ पे अभ्याशय, यहाँ पे गलत टाइपिंग होगी, आप यहाँ पे अग्नाशय समझ लीजिए। यहाँ पे अग्नाशय नहीं, अभ्याशय तो कोई बात कोई होता नहीं है, शब्द साइंस में अग्नाशय होता है। अभ्यास तो कोई शब्द नहीं होता, अग्नाशय होता है। यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना। अग्नाशय रस की प्रकृति होती है। अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है हल्की अम्लीय होती है, बी ऑप्शन दे रखा है हल्की सारी होती है, सी ऑप्शन दे रखा है प्रबल अम्लीय होती है और डी ऑप्शन दे रखा है प्रबल सारी होती है। तो अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, तो हम जानते हैं कि अग्नाशय रस की प्रकृति हल्की सारी होती है। तो हल्की सारी हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। यदि आपको पूछ लिया जाए कि अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है, तो अग्नाशय रस का पीएच 8 होता है और 8 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, हल्की सारी होती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अग्नाशय रस हल्का सारी होता है और जिसका पीएच मान 8 लगभग 8 होता है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, तो अग्नाशय रस की प्रकृति हल्की सारी होती है और इसका पीएच लगभग 8 होता है। इतने ही बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे मानव में सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता होती है। मानव में सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता होती है, किस में होती है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्रहणी में, बी ऑप्शन दे रखा है बड़ी आंत में, सी ऑप्शन दे रखा है यकृत में और डी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय में। मानव में सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता होती है, किस में होती है मानव में सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता, तो यकृत में मानव में सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता होती है। तो यकृत में इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यकृत में ही इसका क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ग्रहणी में ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है, बड़ी आंत नहीं हो सकता है क्या, अग्नाशय नहीं हो सकता है क्या। तो देखो मानव में सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता होती है, किस में होती है, यकृत में होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यकृत में सर्वाधिक पुनर्जनन क्षमता होती है और यह सती के बाद स्वयं को पुनर्जनन कर सकता है और अन्य अंगों की यहाँ यकृत की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यकृत इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यकृत में ही पुनर्जनन की क्षमता होती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 235 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 235 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है पेड़ पौधों में ऊर्जा किस रूप में संचित हो रहती है। पेड़ पौधों में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्लाइकोजन, बी ऑप्शन दे रखा है माल्टोज, सी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज और डी ऑप्शन दे रखा है स्टार्च। तो पेड़ पौधों में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो पेड़ पौधों में ऊर्जा स्टार्च के रूप में संचित रहती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, स्टार्च, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। देख हम जानते हैं कि स्टार्च में ऊर्जा नहीं, पौधों में ऊर्जा स्टार्च के रूप में संचित रहती है, यह हम जानते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन यही दे रखा है कि पेड़ पौधों में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो हम जानते हैं कि पौधों में ऊर्जा स्टार्च के रूप में संचित रहती है।
तब यहाँ पे ए ऑप्शन हमें ग्लाइकोजन दे रखा है। तो ग्लाइकोजन तो ये किस में होता है, तो जो ग्लाइकोजन जो जंतुओं में जो ऊर्जा संचित रहती है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। यदि जंतुओं में पूछा होता तो ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि पेड़ पौधे में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो स्टार्च इसका राइट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। यदि जंतुओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है यह पूछा होता तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि पेड़ पौधों में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो पेड़ पौधों में ऊर्जा तो स्टार्च के रूप में संचित रहती है। तो जंतुओं का पूछा होता तो ग्लाइकोजन राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधों की बात की जा रही है इसलिए स्टार्च इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 236 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 236 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा वृहत मात्रिक प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है यह हमें बोला गया, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। यहाँ पे हमें दे रखा है ए ऑप्शन नाइट्रोजन दे रखा है, बी ऑप्शन फास्फोरस दे रखा है, सी ऑप्शन पोटेशियम दे रखा है और डी ऑप्शन कैल्शियम दे रखा है। तो कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, तो कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, तो कैल्शियम है वो प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है तो नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया तब नेगेटिव आंसर देना है, और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉजिटिव आंसर देना होता है। तो यहाँ पे वृहत मात्रिक प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, तो यहाँ पे कैल्शियम प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्राथमिक वृहत पोषक तत्व है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से वृहत मात्रिक पोषक तत्व है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होता, फास्फोरस भी राइट आंसर होता और पोटेशियम भी राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि कौन से वृहत मात्रिक पोषक तत्व नहीं है, तब कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कैल्शियम वृहत मात्रिक पोषक तत्व नहीं है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये वृहत मात्रिक प्राथमिक पोषक तत्व है। अब आगे देखिए, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये तो गलत ऑप्शन होगा और कैल्शियम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 237 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 237 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे है। ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है वृक्क, बी ऑप्शन दे रखा है हृदय, सी ऑप्शन दे रखा है यकृत और डी ऑप्शन दे रखा है आमाशय। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे होता है, तो हम जानते हैं कि ऑर्निथिन चक्र यकृत में होता है। ऑर्निथिन चक्र किस में होता है, तो यकृत में होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन यकृत इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे होता है, तो हम जानते हैं कि ऑर्निथिन चक्र यकृत में होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, यकृत इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 238 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 238 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि असत्य कथन की पहचान करें। गलत कथन कौन सा दे रखा है, हमें गलत कथन की पहचान करनी है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्या यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है क्या, यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग नहीं है। यदि सबसे बड़े अंग की बात की जाती है तो मनुष्य में सबसे बड़ा अंग नहीं, किसी भी जीव में देख लो तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है। यहाँ पे दे रखा है कि असत्य कथन की पहचान करिए। यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग थोड़ी है, यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि पूछा होता कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है तब तो ये तो सही बात होगी, क्योंकि यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि सबसे बड़ा अंग तो कौन सा होता है, त्वचा होता है। तो यहाँ पे यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है ये लिख रखा है, इसलिए ये गलत है और हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा था तो नेगेटिव ही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। यदि पूछा है, यहाँ पे पूछा गया है कि यकृत सबसे बड़ा अंग है, ये पूछा गया है, तो ये बड़ा अंग नहीं होकर ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। यदि त्वचा होता तब तो इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे अंग दे रखा है इसलिए ये गलत ऑप्शन है। यकृत को शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं, ये तो सही बात है, यकृत को शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी में करते हैं, तो ये भी सही बात है, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी में करते हैं। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, तो ये भी सही बात है, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। तो गलत कथन कौन सा है, तो हमें यहाँ पे गलत कथन दे रखा है यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यही हमें गलत ऑप्शन दे रखा है। यदि इसकी जगह दे रखा होता है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये दे रखा होता तब तो ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है, वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे
239 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए और यदि किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वह वृक्ष अथवा पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है विषमपोषी, बी ऑप्शन दे रखा है स्वपोषी, सी ऑप्शन दे रखा है परपोषी और डी ऑप्शन दे रखा है परभक्षी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? वह वृक्ष अथवा पादप जिसमें परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किसमें परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो परपोषी में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परपोषी एक पौधा है जिससे परजीवी भोजन लेता है और परपोषी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 240 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 240 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वीनस फ्लाई ट्रैप और सनव्यू किसके उदाहरण है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है परजीवी के, बी ऑप्शन दे रखा है मृतजीवी के, सी ऑप्शन दे रखा है कीटभक्षी के और डी ऑप्शन दे रखा है सहजीवी के। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को वापस रिपीट करके देख लेना, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू किसके उदाहरण है? तो कीटभक्षी के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीटभक्षी पादप है जो कीटों को पकड़कर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका कीटभक्षी इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।